नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन और किसानों से रिलेटेड जो उनके डिमांड्स है गवर्नमेंट के लिए, उन सारी बातों पर और उन सारी डिमांड्स को हम आज विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि हम हमारे वीडियो और एनालिसिस की तरफ आगे बढ़े, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है, पर इसे मैं आंदोलन ना कहते हुए इसे मैं एक ब्लैकमेलिंग भी कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने सरकार के साथ में व्यवहार किया है वो एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है या एक सभ्य तरीका नहीं है। इसे इसे किसान आंदोलन को छोड़कर अगर इसे बिचौलियों का आंदोलन या फिर इसे मिडिलमैन या दलालों का आंदोलन कहा जाए तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इनकी डिमांड्स को समझेंगे और उसे एनालाइज करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इनकी डिमांड्स क्या है और क्या ये वाकई किसी एक आम किसान की डिमांड हो सकती है या फिर नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इनकी सबसे पहली डिमांड है कि एमएसपी एमएसपी जो है वो सारी फसलों को एमएसपी गवर्नमेंट जो है वो गारंटी दे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑलरेडी एमएसपी देती है, कई सारी फसलों पर एमएसपी देती है और कई सारी फसलों पर एमएसपी पे खरीदारी भी होती है। अब थोड़ा इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझते हैं कि ये है क्या। और ये सारी फसलों की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की, सारी ऑल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ऑल क्रॉप्स के अंदर वो चीजें भी आ जाती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी फल हो गए, फूल हो गए, सब्जियां हो गई। अब गवर्नमेंट जो यूजुअली किसानों से खरीदती है, गवर्नमेंट वो क्रॉप्स खरीदती है जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या और भी इस तरह की चीजें, गन्ना हो गया। राइट, तो उन सब चीजों पे गवर्नमेंट किसानों को ऑलरेडी एमएसपी देती है। अब गवर्नमेंट इन चीजों को खरीद के अपने गोदामों में रखती है, ताकि जब कभी भी मार्केट में सर्कुलेट करना हो तो गवर्नमेंट उनको सर्कुलेट किया जा सके, या अगर एक्सपोर्ट करना हो बाहर तो उन चीजों को एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अब थोड़ा सा गेम समझते हैं, इस एमएसपी के पीछे क्या खेल होता है। राइट, और इस एमएसपी का लाभ क्या एक्चुअल में एक आम किसान को मिलता है या नहीं भी मिल पाता। अभी हमारे यहाँ पर जिस तरीके से किसानों की फसलें खरीदी जाती है उसमें सबसे बड़ा एक मार्केट है, वो है मंडी सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले लॉन्च किया था। अब इस मंडी सिस्टम में क्या होता है कि किसानों की जब फसलें पूरी तैयार हो जाती हैं तो वो उन फसलों को ट्रैक्टर में भरकर मंडी में लेके आते हैं और मंडी के बाहर इनके ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। अब मंडी में होते हैं बिचौलिए या आड़तीए या मिडिलमैन। ये क्या करते हैं कि इनकी सेटिंग से रिलेटेड जितने किसान होते हैं या जो लोग फसल लेके आते हैं उनकी फसलों को पहले ये गवर्नमेंट के थ्रू एमएसपी पे परचेस करवा लेते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने अपनी पूरी परचेसिंग कर ली एमएसपी के ऊपर, फिर गवर्नमेंट अपनी परचेसिंग रोक देती है और कहती है कि बस अब हम लोगों ने इतनी परचेसिंग कर ली है, अब हम इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो बचा हुआ माल है उसे भी बाकी लोग एमएसपी के ऊपर ही खरीदें। अब असली खेल यहाँ पर शुरू होता है। अब जो बिचौलिए और आड़ती होते हैं वो किसानों जो कि मंडी के बाहर ट्रैक्टर लेके अपना सामान लेके खड़ा हुआ है बेचने के लिए, उसे कहते हैं कि भाई अब सरकार ने तो अब खरीदी बंद कर दी है, अब और सरकार माल नहीं खरीदने वाली, अब ये जो तुम्हारा माल है इसको तुम हमें बेच दो। अब गवर्नमेंट ने अगर एमएसपी के ऊपर 100 रुपए पे खरीदा है तो ये मिडिल मैन उनको 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए इस तरीके से ऑफर करते हैं, और मजबूरी में किसानों को अपना माल उन्हें कम लागत पे या कम कीमत पे उनको बेच के जाना पड़ता है। यहाँ पर ये सारा खेल होता है। अब अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने जो पिछली बार एपीएमसी एक्ट लाया था जिससे ये लोग तीन काले कानून कह रहे थे, उन तीन काले कानून में क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक नया प्लेयर इंट्रोड्यूस किया था, यानी कंपनीज। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो कंपनियां हैं वो भी डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट कर सकती हैं और
उनके सेट पैरामीटर के ऊपर किसान की फसल जो है वो उनसे खरीद सकती है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कंपनियां हैं वो किसानों की जमीन खरीद लेगी या किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिलेगा। पर असल बात ये नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और प्लेयर इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो बिचौलिया है, जो मिडिल मैन है, उसका काम यहाँ पर खत्म हो सके, या फिर वो जो किसानों का शोषण करता है वो चीजें कम हो सके। पर ये बात उन किसान यूनियन को या फिर किसान लीडर्स को समझ में नहीं आई, या फिर इसके पीछे राजनीति घुस गई। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एमएसपी जो है वो एमएसपी C2+50% के फॉर्मूले पर, जो कि स्वामीनाथन कमीशन था, उन्होंने ये फॉर्मूला सजेस्ट किया था, उस पर दिया जाए। C2+50 मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस 50%। 50% जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट कंसिडर किया गया है। यहाँ पर कॉस्ट मतलब एक फसल को उगाने के लिए जितनी भी कॉस्ट है, प्लस उसके अलावा जो खर्चा है, जैसे मजदूरी हुई या और भी कुछ खर्चा हुआ, वो जोड़ के उसके ऊपर 50% ये एमएसपी का रेट तय किया जाए। पर अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर अभी की कंडीशन में करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बोझ जो आएगा। अब इस बोझ से इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट इस फॉर्मूले के जरिए एमएसपी कैलकुलेट नहीं करना चाहती। अब बात थोड़ी सी और आगे करते हैं, इस फॉर्मूले के आगे की बात या आगे की मांग जो वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डेट जो है वो पूरा खत्म किया जाए, या फार्मरों का जो लोन है वो पूरा माफ किया जाए। इसके पहले भी कई बार फार्मरों के लोन माफी की बातें हो चुकी है, जो कि चुनावी वादे हुए हैं, और कई सारी पार्टियों ने कई राज्यों में उनकी सरकार बनी तो कुछ किए भी हैं। आइए इसके पीछे का मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये किसानों का लोन माफ एक्चुअल किसानों का लोन माफ होता है या फिर किसी और का लोन माफ होता है। क्या होता है दोस्तों, एक गांव में एक जो छोटा किसान है, वो जनरली बैंक से लोन तक वो पहुंच ही नहीं पाता। एक जगह एक जो महाजन होता है, या फिर जिसे हम मुनीम कहते हैं, या जो भी एक टर्म हो उसके लिए, वो बैंक से बहुत सारा लोन या पैसा लेके रखता है, और किसान उसके थ्रू लोन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक से उन्हें जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है या और जो दूसरी फॉर्मेलिटी होती है वो बच जाती है। अब ये जो मिडिल मैन है, ये बैंकों से तो जो बैंक रेट पे लोन देती है, 5% हुआ, 6% हुआ, 8% हुआ, उस पे लोन देता है। पर ये एक्चुअली किसानों को जो लोन देता है, ये लोन 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़े पर लोन देता है। यानी किसानों को जो एक्चुअल लोन मिलता है वो लोन बहुत महंगा मिलता है। अब जब लोन माफी की बात होती है, तो वो लोन माफी की जो बात होती है, और जब लोन माफ किए जाते हैं, तो वो बैंकों के जरिए जो लोन लिए हैं वो माफ किए जाते हैं। ये लोन इन साहूकारों से जो लोन लिए हैं वो माफ नहीं होते। यानी बैंक से जो लोन माफ हुआ वो साहूकार का हुआ, पर साहूकार ने उस किसान को लोन माफ करके नहीं दिया। इस तरह उस एक लोन माफी का जो वादा है, या लोन माफी का जो एक चूरन है या जो झुंझुना है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। पर ये इससे एक्चुअल किसानों को इसमें कोई फायदा नहीं हो पाता, या बहुत कम किसानों को इसमें फायदा हो पाता है। तो ये जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर ये दो बातें कही गई थी, एमएसपी का फॉर्मूला और ये लोन वेवर। गवर्नमेंट इसलिए इन चीजों इन 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 दो बातों से बचना चाहती है, और क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बोझ आएगा, जिससे इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ेगा, और इसका डायरेक्ट फायदा किसानों को नहीं मिलता। अब तीसरी डिमांड उनकी है लखीमपुर खीरी। आपको अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक केंद्रीय मंत्री थे, अजय मिश्रा टेनी, उनके जो बेटे थे, उन्होंने कुछ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, और बाद में ये मामला कोर्ट गया और सब हुआ। तो ये मांग एक जेन्युइन मांग है, पर आई थिंक इसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो भी आगे प्रोसेस होगा वो उसके अंदर होना चाहिए। अब किसानों की एक अगली मांग ये भी है कि पिछली बार जो दिल्ली में उन्होंने हुड़दंग मचाई थी, जैसे आपको याद हो तो लाल किले पर उन्होंने खालिस्तानी झंडा भी लगाया था,
या और भी कई चीजें उन्होंने उत्पाद किए थे। तो बोले उनके अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर भी हटाई जाए। क्यों हटाई जाए, बताइए क्यों हटाई जाए। आप आएंगे यहाँ पर, पूरे शहर को बंधक बना लेंगे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे और फिर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, लाल किले पर जाके खालिस्तान का झंडा फहराएंगे। तो क्या ऐसे लोगों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों एफआईआर इनकी वापस ली जाए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में ये आगे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल एक्ट है जो 2020, इसको जो है बात की गई थी कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, पर इसे ऑर्डिनेंस के जरिए बैकडोर से इसे लागू किया गया है। तो ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर बात की जा सकती है, गवर्नमेंट के साथ में बैठे हैं, बात करें, समझे कहाँ पर क्या इशू है और इसके ऊपर बात करें। और वैसे भी यहाँ पर जो भी किसान आए हैं वो पंजाब रीजन के ज्यादातर किसान आए हैं, और वहाँ पर पंजाब रीजन में तो ऑलरेडी उनको बिजली मुफ्त में मिलती है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए इस बिजली बिल का जो एक्ट है, इस इससे रिलेटेड। फिर भी अगर कोई इसमें इशू है, दिक्कत है, तो उसमें गवर्नमेंट के साथ बैठें और बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और उनकी मांग है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो पॉल्यूशन से अलग रखा जाए। मतलब कि ये जितनी भी पराली जलानी चाहे वो जला लें, कितना भी पॉल्यूशन करना चाहे वो कर लें, पर इनके ऊपर कोई केस ना हो। अरे भाई, इससे रिलेटेड दूसरे ऑप्शंस भी तो देखो जो गवर्नमेंट आपको बता रही है। क्या उसको जलाना जरूरी है? क्या उस पराली से तेल भी निकल सकता है, या उसका कोई दूसरा यूसेज भी हो सकता है? कम से कम उन चीजों के ऊपर देखो, ध्यान दो। पराली जलाने से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे तो चीजें बचेंगी। वैसे भी हम देखते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में, पंजाब और हरियाणा के रीजन में जो परालियां जलाई जाती है उससे कितना पॉल्यूशन होता है, ये हम सभी लोग देख चुके हैं। तो ये मांग भी कोई जायज नहीं लगती। बस हाँ, इस मांग के ऊपर जो उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर जरूर काम होना चाहिए, और सभी को इस मामले में विचार करना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मांग है, इस मांग को देखते हुए आपको लगेगा कि ये वाकई में क्या ये किसान है या फिर ये कोई बिचौलिए हैं। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ से भारत को बाहर आ जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बाहर आ जाएं? डब्ल्यूटीओ में आने के लिए दूसरे देश तरसते हैं, यहाँ पर भारत इसका एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है। तो क्यों बाहर आ जाए, क्यों डब्ल्यूटीओ के फायदे जो है वो देश को और किसानों को और बाकी लोगों को ना मिले, राइट। अब इसके पीछे इनका तर्क ये है कि अ, इसके अंदर इस डब्ल्यूटीओ की वजह से जो भारत में चीजें बाहर से आती हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, या फिर उन्हें कम न किया जाए। प्लस यहाँ की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट, भले ही वो सब स्टैंडर्ड हो या जो भी हो, गवर्नमेंट उसे खरीदे जो भी करे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम एक कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ देखें कि जो बाहर की अच्छी चीजें हमारे यहाँ आ रही हैं, तो हम हमारे यहाँ की चीजें कैसे अच्छे से और प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर क्या हम अच्छे बीज इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें, बीज की बात करें, प्रोसेस की बात करें, ताकि हम हमारा प्रोड्यूस बढ़ा सकें या फिर उस प्रोड्यूस को अच्छी क्वालिटी का कर सके। बजाय ये कि बाहर से कोई अच्छी चीज आ रही है उसे हम रोक दें। कुछ यहाँ पे सीखें तो सही, हम अच्छी चीज सीखें, उस अच्छी चीज को सीख के इम्प्लीमेंट करें और हमारी भी चीजें अच्छी बनाएं। इस तरफ देखना चाहिए, बजाय ये कि सब चीजें बंद कर दो। अब इस मांग से आपको समझ में आता है कि एक छोटे किसान का इस डब्ल्यूटीओ से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, ये उनको परेशानी है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पर ये एक्चुअली किसानों का नहीं, ये एक दलालों का आंदोलन है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। अब यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही है कि जो 58 साल से ऊपर के जो किसान हैं उन्हें लाइफ टाइम 10,000 रुपए
पेंशन दी जाए। ऐसे में तो फिर हर कोई खड़ा हो जाएगा कि भाई मुझे भी पेंशन दे दो। तो ये मांग भी कोई इतनी जायज लगती नहीं है। और ये 10,000 रुपए का नंबर आखिर आया कहाँ से, राइट? इस नंबर के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई कैलकुलेशन तो होगा, तो उसे भी शेयर किया जाए। पर एक बात ये देखिए कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर कितना ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, और उस आर्थिक बोझ की वजह से पूरे देश में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा क्रिएट होगा। क्या इस बारे में कभी सोचा है? अब इनकी एक और मांग है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल का जो बीमा है वो करे, और उस बीमे की प्रीमियम भी गवर्नमेंट ही भरे। भाई ये कौन सा नियम है? गवर्नमेंट ऑलरेडी फसल बीमा प्रोवाइड करती है, और किसानों को ये सहूलियत दी जाती है कि वो उस फसल बीमा को लें, अपनी फसल का बीमा कराएं, और अगर कोई अनहोनी होती है तो उस बीमा की राशि से वो क्षतिपूर्ति लें। ऐसे में तो मैं भी आज 100 लोगों को लेके, 1,000 लोगों को लेके अगर खड़ा हो जाऊं, कोई एक हाईवे जाम कर दूं और बोलूं कि गवर्नमेंट मुझे भी 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस दे दे, और मेरी जो प्रीमियम है वो भी खुद गवर्नमेंट भर दे, तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है ना। तो इसलिए ये मांग भी मेरे हिसाब से ये कोई जायज मांग नहीं लगती। एक और बात उन्होंने बोली है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो 2013, उसको नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हाँ, जरूर इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात बिल्कुल हो सकती है। ये एक जायज मांग है, जेन्युइन मांग है। इसके ऊपर जो भी बातचीत हो और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज किया जाए वो जरूर इसके ऊपर करना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई जो उन्होंने बोला, मनरेगा। अब भाई मनरेगा के अंदर इन्होंने कहा है कि 200 दिन के काम की गारंटी दी जाए, 700 रुपए पर डे की दिहाड़ी के हिसाब से। भाई तो ऐसे में तो कोई काम ही क्यों करेगा? हर कोई अपना नाम मनरेगा में इनरोल कर देगा, और 700 रुपए रोज का साल भर के 200 दिन के हिसाब से ले लेगा। तो ऐसे में काम कौन करना चाहेगा? बराबर। तो कम से कम इस बारे में थोड़ा सा सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, और एक कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ सोचें कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ना कि हम बैठे बैठे खा सकते हैं। ऐसे मैं भी बोल दूंगा कि भाई मुझे भी जो है वो साल भर में 4 महीने की सैलरी गवर्नमेंट बिना कुछ काम किए दे दे, इसी मनरेगा के अंदर, या कोई और दूसरी स्कीम ले आए नौकरी पेशा लोगों के लिए कि साल भर में आपको 4 महीने की सैलरी की गारंटी, भले ही आप काम करें चाहे ना करें। ये ठीक नहीं है ना। फिर उसके बाद एक और उन्होंने बात कही है कि जो सीड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो कंपनियां खराब क्वालिटी की सीड्स देती हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ये जायज मांग है, जेन्युइन चीज है, और ऐसा होना चाहिए। जो भी खराब क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड करता है उन सीड्स के ऊपर, उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और खराब क्वालिटी की सीड को बिल्कुल भी किसानों तक न पहुंचने दिया जाए। फिर एक आता है कि जो एक नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस है, इसका गठन किया जाए। तो फेयर इनफ, इसके ऊपर भी जो भी करना हो वो काम किया जा सकता है। और फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड डिमांड है, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जमीनों से रिलेटेड चीजें हैं। तो हाँ, इसके ऊपर भी जो भी बात हो सकती है वो बात करनी चाहिए, और जो भी इसमें एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को वो इसके अंदर एक्शन होना चाहिए। ये थी दोस्तों इनकी पूरी डिमांड, और इस डिमांड का एक छोटा सा विश्लेषण। इसको देख के आपको समझ में आया होगा, इसको सुन के आपको समझ में आया होगा कि जो इनकी अधिकतर डिमांड्स हैं वो डिमांड जेन्युइन डिमांड नहीं है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, या फिर अगर पूरा करने की तरफ सोचा जाए तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो देश के ऊपर आएगा, और इन्फ्लेशन बहुत आगे बढ़ेगा। एक्चुअली में इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन से जुड़ा हुआ भी आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट है, लेफ्ट पार्टीज का भी इसके अंदर सपोर्ट है।
जब आप किसी को डायरेक्ट 1-to-1 मैदान में ना हरा पाओ तो उसके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहिए। तो ये कुछ इसी तरीके का प्रॉक्सी वॉर है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज इन किसानों के नाम को लेकर कर रही हैं। और ये जो मांगे हैं ये एक्चुअल जो छोटा किसान है उससे ना जुड़ते हुए ये मांग एक जो बीच के जो मिडिल मैन है, जो बीच के दलाल हैं, जो आड़ती हैं, ये उनसे जुड़ी हुई ये मांगे ज्यादा लग रही है। तो ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आए या अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।